तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल मिशन एक्स ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ये चैनल डेडिकेटेड है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी 11th और 12th की जो एक्सेसिव नॉलेज है उसको कंसाइज करके इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना। तो आप अगर मुझे कमेंट में बताएं कि अगर आपको पीपीटी इन हिंदी लैंग्वेज चाहिए या आपको वीडियो फॉर इंग्लिश और मैथ के लिए भी चाहिए या लाइव क्लास फॉर सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं अवेलेबल करा दूंगा फ्रेंड। और हमने लास्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग पढ़ रहे थे। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड हो चुके हैं और आगे हम लोग आज शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन का कवर कर लिया था, यूनिट टू यूनिट कन्वर्जन पढ़ लिया था, बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पोजीशन पढ़ लिया था। 2 पोजीशन पढ़ी थी हम लोगों ने, एक तो सेंटर पे और एक तो एक्सियल पे। डायरेक्शन रूल एंड पाम रूल पढ़ लिया था, सोलेनाइड एंड टॉरॉइडल पढ़ लिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जन टू इंस्ट्रूमेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि इसको वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हम लोगों ने कल की वीडियो में ये कंप्लीट किया था कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और हम लोगों ने 3 केस भी समझे थे। और आज हम लोग इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक चार्ज पार्टिकल है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, ये सपोज कीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तब चार्ज पार्टिकल पे क्या फोर्स अप्लाई होता है, उसकी वजह से उसमें कैसा मोशन होता है, उसके हम लोगों ने 3 केस देखे थे। बट आज हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो वो इस प्रकार से है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज कीजिए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो उस पर क्या क्या फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो कैसे मोशन अपना चेंज करता है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। इसको वेलोसिटी सिलेक्टर क्यों बोलते हैं, वेलोसिटी फिल्टर क्यों बोलते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। तो है क्या फ्रेंड, इन वेलोसिटी सिलेक्टर में चार्ज पार्टिकल मस्ट मूव टू स्पीड एट v इक्वल टू ई वी। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो आपको ये साइन बना दिख रहा है। अब यहाँ से चार्ज पार्टिकल इंटर किया, यहाँ से चार्ज पार्टिकल जब इंटर करेगा, जब यहाँ से नॉर्मल स्पीड में और नॉर्मल मोशन मूव कर रहा है, जब ये इस फील्ड में इंटर करेगा जहाँ दोनों का इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, तब ये फ्रेंड कुछ चार्ज पार्टिकल यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ चार्ज पार्टिकल यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कुछ चार्ज पार्टिकल सीधे चले जाएंगे। अब इसको वेलोसिटी फ़िल्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड आगे एक फ़िल्टर लगा होता है, उसको स्लिट कहते हैं S1। तो इस फिल्टर से वही चार्ज पार्टिकल क्रॉस हो पाएंगे फ्रेंड जिनकी वेलोसिटी इक्वल टू E/B होगी। तो ये जो द प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लॉइटेड इज़ एन इक्विपमेंट कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। अब ये प्रिंसिपल क्यों वेलोसिटी सिलेक्टर यूज हुआ, क्योंकि फ्रेंड कई बार हम लोगों को साइंटिस्ट को एक ऐसा अरेंजमेंट चाहिए था जिसका वो यूज़ कर सकें टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। कुछ वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल वो लोग सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने इस टाइप का वेलोसिटी फ़िल्टर बनाया था। और फ्रेंड एक दूसरी चीज़ और है, हम लोग इस फॉर्मूला से जो ड्राइव कर सकते हैं, जैसे v इक्वल टू E/B, जिस पार्टिकल की चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी होगी वो ही यहाँ से इस स्लिट से क्रॉस कर पाएगा। तो इस फार्मूला से हम लोग एक ये कह सकते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से क्रॉस करेंगे जिनका फोर्स ऑफ मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होगा। मतलब जिस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और जिस चार्ज पार्टिकल में इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स इक्वल है, वही चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी फ्रेंड E/B हो पाएगी। और जिस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी E/B हो जाएगी, वही इस स्लिट से
इंटर कर जाएगा, और जो इस स्लिट से चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा वही साइंटिस्ट के कुछ पैरामीटर या कुछ एप्लीकेशन होंगे उसमें काम आएगा। वो एप्लीकेशन क्या है मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये आपके सब इस एयरफोर्स के हिसाब से कोई काम का नहीं फ्रेंड। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसको हम लोगों मैं बताया था कि वेलोसिटी फ़िल्टर भी कहते हैं। और फ्रेंड अब ये इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी सिलेक्टर विल हैव द फॉलोइंग फील्ड। हम लोगों ने पढ़ा था एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ कीजिए क्वेश्चन क्या आएगा कि सपोज़ कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने यहाँ क्या बताया पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। सपोज़ कीजिए ये इस साइड पॉजिटिव दे देगा क्वेश्चन में, इस साइड नेगेटिव दे देगा। अब आपसे पूछेगा जब कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी, तब फ्रेंड ये क्वेश्चन उस टाइम गलत होने की बहुत संभावना रहेगी अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड मैं बता दूं, जब पॉजिटिव आपको पता है चार्ज जो मतलब फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है करंट का। जब ये अब क्या हो गया, ये इनवर्ड हो गया, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ क्या है अपवर्ड है, तब मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंड क्या होगी इनवर्ड। आप देख सकते हैं साइन ही बना है, आपको पता होगा जब ये साइन बनता है तब उसको इनवर्ड कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जब क्रॉस का साइन ऐसे बनता है तब उसको आउटवर्ड कहते हैं। तो फ्रेंड सपोज कीजिए अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, चार्ज फ्लो करंट फ्लो ऐसे हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अब मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे क्रॉस का साइन, क्योंकि ये इनवर्ड है, ये आप देख रहे हैं डाउनवर्ड है। ई बराबर क्या है, ई बराबर है आपका डाउनवर्ड, तो बी बराबर क्या होगी अपवर्ड, मतलब क्रॉस का साइन मिला दो। तो इस टाइप से फ्रेंड कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वे में, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको भी हम लोग कंपेयर करके अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन बी, हम लोगों ने कल पढ़ा था ये चार्ज पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है फ्रेंड, तो ये चार्ज पार्टिकल है, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा ये, तब इस मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक इन्फ्लुएंस जनरेट करेगी, और वो इन्फ्लुएंस ही फोर्स होता है। तो कितना फोर्स लगेगा कल हम लोगों ने पढ़ा था, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक चार्ज पार्टिकल जा रहा था, आज हम लोग पढ़ेंगे एक करंट कैरिंग कंडक्टर इतना बड़ा, जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कितना फोर्स लगाएगी कि ये टेढ़ा हो जाएगा या सीधा रहेगा या उल्टा हो जाएगा, वो फोर्स लगाने के पैटर्न पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे कितना फोर्स लगाएगा, क्यों लगाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इतने बड़े कंडक्टर फोर्स क्यों लगाएगा, क्योंकि सबसे उसको समझने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली में करंट होता क्या है। करंट इज एन असेंबली ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। सपोज कीजिए ये एक चार्ज पार्टिकल है, अब अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मिला के एक कंडक्टर बना दें, ये कंडक्टर है, इसमें चार्ज पार्टिकल है, तो जब इसमें करंट हम लोग फ्लो करते हैं बैटरी से कनेक्ट करके, जब बैटरी से हम लोग कनेक्ट करके इसको में करंट फ्लो कराते हैं, तो ये जितने भी ये चार्ज पार्टिकल हैं तो ये सब मूव करने लगते हैं, और जब मूव करते हैं तभी करंट बोलते हैं फ्रेंड। ऐसे तो हर कंडक्टर में ये चार्ज पार्टिकल मौजूद रहते हैं, लेकिन आपको छूने में करंट लगता है कि नहीं लगता। लेकिन जब इसको बैटरी से रन कराते हैं, जब ये मूव होते हैं यहाँ इस प्लेस से इस प्लेस में, तो उन्हीं मूविंग चार्ज पार्टिकल की असेंबली को करंट कहते हैं फ्रेंड। मैं फिर बता रहा हूँ, कई बार एमसीक्यू में रेस्ट लिख के आता है, आ करंट इज असेंबली ऑफ रेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो रेस्ट नहीं है, मूविंग चार्ज पार्टिकल। रेस्ट तो हमेशा रहता है, हमेशा करंट नहीं लगेगा आपको। तो और अब ये तो चलो करंट बता दिया मैंने, लेकिन उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब यही चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म,
इसमें एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, कंडक्टर पे नहीं करेगी, कंडक्टर फ्रेंड नहीं करेगी, वो करती है इन चार्ज पार्टिकल पे। जो चार्ज पार्टिकल, इतना बड़ा कंडक्टर है, इतने बड़े कंडक्टर में इतने सारे मूविंग चार्ज पार्टिकल हैं, जब आप इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इन मतलब प्रोड्यूस करती है। और इन जब इन सब में चार्ज पार्टिकल में फोर्स प्रोड्यूस होगा तो इनके इन्फ्लुएंस की वजह से ये पूरा कंडक्टर भी स्लाइड वे में, जैसे लिखा है साइड वे में, फोर्स महसूस करेगा। इसलिए फोर्स ऑन करंट करेंट कंडक्टर। अब वो कितना फोर्स करेगा ये हम लोग देखेंगे। वो फोर्स है आई मल्टीप्लाई आई डॉट एल क्रॉस बी। ये फ्रेंड पूरा फार्मूला है, ये सब हमारे कुछ काम का नहीं। अब आप बोलेंगे जब ये सब हमारे कुछ काम करेंगे आपने स्लाइड क्यों ऐड की? क्योंकि फ्रेंड मैं बताना चाहता हूँ कि आपके क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। ये फ्रेंड मैं फिर आपको पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये 11th-12th के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन हमारे एयरफोर्स के लिए केवल ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट समझना भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला। क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे क्यों फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तभी आप एमसीक्यू में एलिमिनेट कर पाएंगे कई ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये उसका फिगर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन केस, सपोज कीजिए फोर्स बिटवीन टू, अब ये टू वायर हैं। हम लोगों ने जो लास्ट 2 वीडियो हैं उसमें ये देखा था कि एक वायर है, एम्पियर सर्कुलर लॉ भी पढ़ा था, इनफाइनाइट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, और एक वायर में को जब बैंड करते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो यहाँ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो ये वायर हैं, दो वायर में सेम डायरेक्शन में, पहला केस क्या है, केस फर्स्ट पढ़ेंगे पहले कि सेम डायरेक्शन में, सपोज कीजिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अपवर्ड। तो अगर हम लोग राइट हैंड प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो हमारी फिंगर जो क्या है, थंब हम लोग का क्या शो करता है फ्रेंड, थंब हम लोग का शो करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर थंब हम लोग ऊपर की तरफ करें तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इसमें इस डायरेक्शन में, मतलब कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो फ्रेंड जब एंटी क्लॉकवाइज दोनों में कर रहा है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, थोड़ा ये लोग पास पास आएंगे। तो पास पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। और ये कितना फोर्स लग रहा है, ये है, ये पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, अगर पर यूनिट लेंथ के हिसाब से ना पूछे तो आप मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट I1 इस करंट में, इस बार में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 इस बार में कितना करंट फ्लो हो रहा है, अपॉन 2πr। ओके फ्रेंड, सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग केस 2 पढ़ेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन के लिए अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, ये मैंने दोनों कंपेयर करके बताया है। ये सेम डायरेक्शन का हम लोग पढ़ चुके हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या है कि एक वायर में करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, एक वायर में करंट की डायरेक्शन मतलब अपवर्ड इनवर्ड। तो इसमें राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो अब जब हम लोग इन लोग को पास पास लाएंगे तो ये लोग अलग अलग होंगे, मतलब दूर भगेंगे। दूर क्यों भगेंगे, क्योंकि दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब वो रिपल्सन फोर्स कितना लगेगा, सेम लगेगा फ्रेंड, जिसमें जितना फोर्स इन दोनों के अट्रैक्शन में लगेगा उतना फोर्स इन दोनों के रिपल्सन में लगेगा। और दोनों जब फोर्स इक्वल हैं तो फोर्स कितना लगेगा, सेम लगेगा, यही फोर्स लगेगा। तो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी सेम है, बस अंतर क्या है, अपोजिट और सेम डायरेक्शन का। तो फ्रेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है दोनों में, ये एक मैंने सब आपको बता ही दिया है, लेकिन एक बार और। तो वैन करंट इन सेम डायरेक्शन फोर्स बिटवीन अट्रैक्टिव, वैन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स आर रिपल्सिव, द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आर सेम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये फ्रेंड्स हमने पढ़ा होगा, लेकिन इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ये डिफरेंट टॉपिक है। टॉर्क ऑन अ करंट लूप, अब लूप की बात हो रही है तो ये लूप आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था लूप क्या है, जो एक पूरा सर्किट या एक राउंड पथ में उसका शेप हो। ये देखिए पूरा ओपन है, ये क्लोज लूप है पूरा। तो हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे इन अ करंट लूप। सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको टॉर्क बताता हूँ। टॉर्क ये आपको फिगर से एकदम क्लियर हो गया होगा टॉर्क क्या है। टॉर्क इक्वल टू फ्रेंड होता है, ऐसे इसको डिनोट करते हैं, टाउ पढ़ते हैं, टाउ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस।
अब फ्रेंड इस फॉर्मूले को और थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। टाउ इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो यहाँ फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब ये एप्लीकेशन में आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सपोज कीजिए इसका ये एक्सेस है गेट की, और ये गेट का यहाँ से डिस्टेंस है एक्सेस से। अब अगर आपको गेट बंद करना है तो यहाँ से आप जब फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से आप कम फोर्स लगाएंगे, गेट बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। जिस डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा, इसलिए जितना डिस्टेंस दूर से आप फोर्स लगाओगे गेट में, उतनी जल्दी गेट बंद हो जाएगा। सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें। अब आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ट्रक के टायर जब पंचर हो जाते हैं कभी कभी, तो उनका पाना होता है खोलने के लिए, वो पाना कम से कम इतना लंबा होता है। यहाँ से वो फंसा देते हैं और यहाँ से पैर से चढ़ के इसको खोलते हैं। अब इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी फ्रेंड, उतना ही कम फोर्स लगेगा, और जितना कम फोर्स लगेगा उतना जल्दी पाने से ये खुल जाएगी। इसलिए ये सब एप्लीकेशन आपने पढ़े होंगे, मैं आपको रिमाइंड करना चाहता था। अब टॉर्क समझा दिया है, अब पढ़ेंगे कि टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कीजिए, मैं जूम कर लेता हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ये एक करंट लूप है, इसमें बैटरी की ये प्लस है, ये माइनस है, बैटरी की मदद से करंट फ्लो हो रहा है। अब टॉर्क कैसे लगेगा? सपोज कीजिए आपने यहाँ से पकड़ा और इसको ऐसे घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? ऐसे, मतलब ये आपका साइन ही बना है, ऐसे घुमा दिया आपने, तो इसकी शेप कैसे चेंज हो गई? ऐसे। ये एंगल पहले कैसे था? 0 डिग्री, अब आपने कितना घुमा दिया? 90 डिग्री। ओके फ्रेंड, आप समझ में आ रहा होगा आपको, आपने 90 डिग्री एंगल रोटेट कर दिया। अब तो इसी आपको पता होगा कि सपोज कीजिए, पहले आप फोर्स क्या पढ़ते हैं? फोर्स इक्वल टू होता है भाई, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे कि आप एक ये चीज़ है, यहाँ से इस चीज़ को आपने यहाँ से यहाँ तक प्लेस कर दिया, तो कितना वर्क डन होगा? जितना आपने 5 मीटर का सपोज फोर्स लगाया इस पर, ये बॉल यहाँ से यहाँ चली गई 10 मीटर, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 5 इंटू मतलब 50 न्यूटन, 50 जूल का वर्क डन आ जाएगा। वही चीज़ फ्रेंड यहाँ पे है कि जब आप इसको यहाँ से इस 0 डिग्री से 90 डिग्री मूव कर देते हो, तब कितना टॉर्क हुआ? तो वही वो टॉर्क हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे। वो टॉर्क कितना आएगा? ये आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपको डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉर्क कितना आ गया फ्रेंड? टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, या आप वेक्टर फॉर्म में ना लिख के टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। थीटा क्या है फ्रेंड? मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन जो घुमा रहे हैं हम लोग, उसके बीच का एंगल। तो ये फ्रेंड डायरेक्ट फॉर्मूला है। एम क्या है यहाँ पे? आपको पता ही है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर क्या होता है? आई ए, ये सबको पता होगा फ्रेंड। चलिए अब इसके स्पेशल केस देखते हैं, ये कई बार पेपर में आते हैं। पहला केस क्या है? वैन एंगल इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि इसको हमने रोटेट ही नहीं किया। सपोज कीजिए कि एंगल इक्वल टू 0, मतलब ये रोटेट ही नहीं हुआ। अब क्या होगा? जब एंगल 0 हो जाएगा, साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एम बी साइन थीटा होता है ना। एम बी साइन थीटा में केस 1 में क्या होगा? 0, तो ये टाउ 0 मतलब मिनिमम। तो जब इस पोजीशन में ये समझ लीजिए केस 1 है, तो ये केस 2 है। ठीक फ्रेंड, तो केस 1 में क्या है? तो इस पे क्या होगा? द प्ले, ये आपको याद रखना, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा गया है एयरफोर्स के प्रीवियस पेपर में। देन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू बी, कब? जब एंगल इक्वल टू 0। सेकेंड केस क्या है फ्रेंड? जब एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ इज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, मतलब एन आई बी। आप देख सकते हैं टाउ इक्वल टू क्या है? एम बी साइन थीटा, थीटा 90 मतलब 1 हो जाएगा, तो एम बी बचेगा। एम क्या होता है फ्रेंड? आई ए बी हो जाएगा। अब आई ए बी, एन क्यों लगाया? एन इक्वल नंबर ऑफ टर्न, मतलब कितने बार आप घुमा रहे हो। तो जब 90 डिग्री एंगल पे आप छोड़ोगे घुमाने के बाद, तब क्या हो जाएगा? देन द प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू बी,
ये दोनों फ्रेंड आपको चीज़ याद रखना है, क्योंकि यही एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, स्पेशल केस। तो हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इससे भी कई बार क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में। तो कन्वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ये 3 चीज़ पढ़ेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ फ्रेंड। गैल्वोमीटर टू एमीटर, गैल्वोमीटर टू वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर टू एमीटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गैल्वोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि गैल्वेनोमीटर से जब एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में हम लोग चेंज करते हैं, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि उसमें जो रेजिस्टेंस लगता है वो कैसा लगता है, लो, हाई या आइडियल फॉर्म का रेजिस्टेंस, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे आप याद करोगे, कैसे चेंज करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को आप गोपाल याद कीजिए, गोपाल एक वर्ड, नाम याद हो गया गोपाल। तो G4 क्या है, गैल्वेनोमीटर। A4 क्या है, एमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के लिए क्या क्या लगेगा, हम लोग को बस करना क्या है, लो रेजिस्टेंस को पैरेलल, समझ रहे फ्रेंड आप, लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देंगे। यहाँ ओ का कोई मतलब नहीं, ओ मैंने इसलिए रखा कि आपका एक नाम पूरा बन जाए। अब देखिए कैसे कैसे बनता है। स्लाइड, हाँ ये खाली है, चलिए मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए ये एक गैल्वेनोमीटर है और इसमें क्या था, गोपाल, ये मैं गोपाल यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। गैल्वेनोमीटर को क्या चेंज करना, एमीटर में। कैसे बनेगा एमीटर, ये मैंने क्या बताया कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर बदलने के लिए लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दो। किसके पैरेलल में लगा दो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल क्या होगा, ऊपर। तो ये हमने लो रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको एल नाम दे दिया। स्लाइड फिर से बताता हूँ। ये सपोज कीजिए गैल्वेनोमीटर है, गोपाल। गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में बदलना है, क्या करना पड़ेगा, लो रेजिस्टेंस लगा देंगे, कहाँ, पैरेलल में। ये पैरेलल इसके हो गया, लो रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये जो आई करंट यहाँ से ऐसी फ्लो होता है नॉर्मली, ये हम लोग का बन गया सर्किट। तो जब ये ऐसे हम लोग बना देंगे, अरेंज कर देंगे, तो इस पूरे जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा, इसी इंस्ट्रूमेंट को तो बोलेंगे एमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं होगा, अब ये एमीटर कहलाएगा। भले इसमें गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के जब पैरेलल में हम लोग लो रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, एमीटर। ऐसे हम लोग कन्वर्जन आप पढ़ लिया। अब सेकेंड कन्वर्जन क्या है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए क्या है, एक कानपुर में GSVH यूनिवर्सिटी है, कानपुर के लोग होंगे वो लोग जानते होंगे। तो यहाँ एच की जगह एम है यूनिवर्सिटी में, GSVM, लेकिन मैंने इसको ट्रिक बनाने के लिए GSVH यूनिवर्सिटी, इससे आपको याद रहेगा। अब गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर को हम लोग को वोल्ट मीटर में चेंज करना, तो क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। कैसे, सीरीज में। कितना सिंपल है। सपोज कीजिए ये आपका गैल्वेनोमीटर था। अब इसको चलिए यहाँ मैं शॉर्ट ले देता हूँ, GSVH यूनिवर्सिटी। क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है। क्या करना पड़ेगा, हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। कैसे, सीरीज में। तो आगे फ्रेंड हम लोगों ने सीरीज में लगा दिया हाई रेजिस्टेंस। अब ये पूरा जो सर्किट ऐसे बन गया ना, इसी सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। कितना सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड। तो यह जो सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो ये पूरा बन गया क्या, वोल्ट मीटर। तो उन्होंने दो चीज़ देखनी, एक तो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और गैल्वेनोमीटर टू इंटू वोल्ट मीटर। अब तीसरा कैसा कन्वर्जन है कि वोल्ट मीटर इंटू एमीटर। अब वोल्ट मीटर टू एमीटर के लिए क्या है, बिपाशा। ये आप लोग सब जानते हैं, बिपाशा बसु एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो कैसा है कि आई साइलेंट रहेगा, ए भी साइलेंट रहेगा। ये मैंने नाम एक आपको बताने के लिए ट्रिक ऐड की है। तो बिपाशा से कैसा कि वोल्ट टू एमीटर चेंज करना है। क्या करना पड़ेगा, सीरीज में, यहाँ सीरीज में
हम लोग को वोल्ट टू एमीटर बनाना है। अब यहाँ लगता है धोखे से ये सीरीज लग गया, यहाँ संट लिखेगा। संट मीन्स लो रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग को जब वोल्ट मीटर से एमीटर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि संट मतलब लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे। कैसा कि सपोज़ कीजिए ये आपका वोल्ट मीटर है और ये आप पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा दिया आपने और संट लगा दिया मतलब, और अब ये क्या बन गया, एमीटर। तो ये वोल्ट मीटर टू एमीटर है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये आउटडेटेड हो गया है। अब कई बार इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को ये पूछ देते हैं कि वोल्ट मीटर से एमीटर को चेंज करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका नाम क्या है, ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर। मैं लिख के बताता हूँ, स्लाइड ऐड नहीं कर पाया। ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर, इसका आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो टू वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर को एमीटर में बनाने के लिए। मतलब क्या है कि जब आप एमीटर का क्या यूज क्या होता है, करंट मेजर करने के लिए। मान लो आपके घर में करंट 516 एम्पियर का आ रहा है। अब आपके घर में एमीटर लगा होना चाहिए तभी तो आप मेज़र कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में वोल्ट मीटर है, सबके घर में होता है, और उस वोल्ट मीटर में अगर ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर लगा रहा है तो आप वोल्ट मीटर के ही थ्रू आप जिस 60 कितने एम्पियर करंट आपके घर में आ रहा है ये आप मेज़र कर सकते हो। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ज़्यादा पूरा मतलब कंप्लीट कर लिया है। तो आगे के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आज शाम को। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा जो मैग्नेटिज्म से और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, और प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।